नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया है, इस काम के लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जमूरों में तब्दील कर दिया है, शुद्ध जमूरे। कल अगर आपने रेल मंत्री का वो भाषण सुना होता, 40-45 सेकंड का, ट्विटर पर वायरल हो रहा था, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको लगा के और उस पर कुछ कहूं भी। तो ऐसा लग रहा था जैसे अच्छा खासा आदमी आईआईटी से पढ़ा हुआ, इतना सीनियर आईएएस रहे, बेहद पढ़े लिखे हैं, हम लोग उनके सामने कहीं नहीं लगते हैं पढ़ाई लिखाई में, और वो सेल्समैन की तरह बिहेव कर रहे थे। ऐसी भाषा और ऐसी स्टाइल थी कि देखकर हंसी भी नहीं आ रही थी, दुख हो रहा था और ये लग रहा था कि कैसे एक इतना पढ़ा लिखा आदमी जमूरे में बदल गया। और उससे और आगे चले जाइए, नीति आयोग हमारे यहां प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, मोदी जी ने उसको नीति आयोग में बदल दिया और नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि जापान से हम आगे निकल गए, हमारी जो इकॉनमी है ट्रिलियन, इतने ट्रिलियन हो गई और हम जापान से आगे निकल गए। एक दिन नहीं बीतता है, 24 घंटे नहीं बीतते हैं कि रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि आईएमएफ का कहना यह है कि उम्मीद की जा रही है अगले साल भारत जापान से आगे निकल जाएगा। वैसे तो यह आगे निकलने का कोई मतलब भी नहीं है, इतनी बड़ी इकॉनमी है हमारी, क्षेत्रफल हमारा बड़ा है, जनसंख्या हमारी बड़ी है, जापान हमारे किसी एक राज्य के बराबर भी नहीं है। कई सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जो जापान से बड़े हैं। तो टोटल इकॉनमी में, जीडीपी में बड़ा हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल चीज तो होती है पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम में हमारे 15 गुना आगे है जापान। पहुंचते पहुंचते सदियां लग जाएंगी। और पर कैपिटा इनकम भी क्या की जाती है, देश की टोटल इनकम और देश की टोटल जनसंख्या से निकाली जाती है। टोटल इनकम लिख दिया, अपान टोटल जनसंख्या कर दीजिए, निकल जाएगा। इस जनसंख्या के अंदर इनकम गैप इतना ज्यादा है। एक तरफ अडानी, अंबानी और इस तरह के लोग हैं जो करोड़ों रुपए रोज के कमाते हैं, और एक तरफ इस देश का आम इंसान है जो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी चलाता है, 12, 15, 20 हजार रुपए महीने में जिसका काम चलता है। एक तरफ अंबानी अडानी है जिनका करोड़ों का लोन माफ हो जाता है, और एक खबर आई है कि एक तरफ एक मित्तल साहब थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ जान दे दी क्योंकि जबरदस्त घाटे में चल रहे थे। किसान किस तरह से आत्महत्या करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। तो जहां इनकम गैप इतना ज्यादा है कि अगर टॉप 10% को हटा दें तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय आएगी वो शायद 2-4 हजार रुपए महीने भी नहीं आएगी, साल की 15,000, 20,000 भी नहीं आएगी। और वहां जापान से तुलना करने चल रहे थे, वो भी झूठी, वो भी झूठ निकल गया। सोचिए, नीति आयोग का सीईओ बैठकर कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात जो प्रूव ही नहीं है। मिंट में सतीश कुमार ने एक स्टोरी की है और उसमें सारी डिटेलिंग की है कि किस तरह से अभी हम जापान से आगे नहीं निकले हैं। लेकिन इस तरह की बातें फैलाई क्यों जाती हैं? ताकि लोगों को नशा मिलता रहे, लोग इसी में खुश रहें, वाह हमारी इकॉनमी बड़ा ग्रो कर रही है। लोग ये सोचे ही नहीं कि घर में प्याज पहले इकट्ठे 2 किलो खरीद के लाते थे, अब पाव में लाना शुरू कर दिए। चावल 10 किलो खरीदते थे, अब 1-1 किलो खरीदना शुरू कर दिए। स्कूलों की हालत यह है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे बच्चों को इसलिए नहीं घुसने दिया गया क्योंकि उन बच्चों के मां बाप बढ़ी हुई फीस नहीं जमा कर पा रहे थे। कोविड का पिछला दौर आपको याद ही है, फिर से नई चर्चा चल रही है। कल मैंने एक वीडियो भी किया था, लगातार नए केसेज आ रहे हैं और सबसे बड़ा डर यही है कि हमारे अस्पतालों का जो हाल है उसमें पैसे रुपए वाले लोगों को तो इलाज फिर भी मिल जाएगा, लेकिन आम आदमी को कोई इलाज नहीं मिलेगा। ये सब भुलाए रखिए आप लगातार तमाशा इस तरह का फैलाते रहिए, और जो तमाशा इससे बच जाए वो करने के लिए मोदी जी पहुंच जाते हैं रोड शो करने। शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, ईरान गया, टर्की गया। ईरान में वहां के प्रेसिडेंट से भी उसकी मुलाकात हुई, पेजेश्कियन से भी मुलाकात हुई, और उसके अलावा ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई साहब, उनसे भी मुलाकात हुई। टर्की में उसका बाकायदा पोस्ट आया आर्दगां के साथ फोटो खिंचाते हुए और बाकी सारी बातें कहते हुए। हमारे यहां क्या है, हमारे यहां 57 लोगों को भेज दिया गया है, जा रहे हैं लोग अमेरिका में, 3-4 दिन पड़े रहे। कोई अमेरिका का बड़ा नेता, वहां का उपराष्ट्रपति, वहां का राष्ट्रपति मार्क रूबियो या कोई भी बड़ा नेता उनसे मिला हो तो बताइए, छोटे मोटे नेताओं से मिलकर चले आएंगे जिसका कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं?
मोदी जी अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, चुनाव जीतना। और इसीलिए पहुंच गए गुजरात। गुजरात में हुआ रोड शो और कल रात को यह खबर फैलाई गई कि कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के लोग आए और उन्होंने फूल बरसाए। अब टीवी वाले बेचारे जाएंगे ही कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के पास पूछने के लिए। उनको उम्मीद थी कि परिवार कहेगा हम अपनी मर्जी से गए थे, हम बड़े खुश हैं, फला हैं, ढिमका हैं। लेकिन परिवार ने क्या कहा? कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन ने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए बताया कि जिला कलेक्टर का हमारे पास मैसेज आया था कि आपको वहां पर रहना है। आप समझ रहे हैं, मोदी जी को अपने प्रचार के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार की जरूरत थी। चला नहीं उनका, वरना वो तो जो रोड शो लेके चल रहे थे उस पर ही कर्नल कुरैशी को शामिल कर लेते, वहां ही 10-5 मिनट उनको साथ में शामिल कर लेते। लेकिन वो आर्मी की सर्विंग मेंबर हैं, इस तरह का पॉलिटिकल यूज उनका कर पाना संभव नहीं था, तो परिवार का ही कर लिया गया। और भाई, जब परिवार को कलेक्टर कहेगा कि आइए फूल बरसाइए, तो वो क्या करेंगे? वो जाएंगे ही। चुनाव प्रचार के लिए इस लेवल पर गिर जाना, इस लेवल पर चले जाना, बताता है कि आप अंदर से कितने इनसिक्योर हैं। पुलवामा के समय आपको याद होगा, पुलवामा के शहीदों पर वोट मांग लिया गया था, लेकिन आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि पुलवामा में आरडीएक्स आया कहां से था। ऐसे ही पहलगाम घटना के बाद जो कुछ हुआ उस पर वोट तो मांगा जा रहा है, लेकिन कोई यह नहीं बता पा रहा कि बैसरण घाटी में 4 जिन आतंकवादियों की तस्वीर जारी हुई थी, वो आज तक पकड़े क्यों नहीं गए या मारे क्यों नहीं गए। पाकिस्तान पे हमले को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। हालांकि आपने सीज फायर करवा लिया, किस दबाव में सीज फायर हुआ हम नहीं जानते हैं। जयशंकर जी कल तक कह रहे थे, बिफोर शब्द का उपयोग कर रहे थे कि हमले के पहले हमने सूचना दे दी थी। अब कह रहे हैं कि हमले के आधे घंटे बाद सूचना दी। अब आधे घंटे बाद दी, आधे घंटे पहले दी, ये तो जयशंकर जी जाने। जो कहना था वो पहले कह चुके हैं, वो बात बाहर आ गई है और अब दुनिया में घूम घूम के वो इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन सच यही है कि इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ट्रंप आखिर क्यों यह दावा कर रहा है कि उसने व्यापार के चलते या किसी और वजह से भारत और पाकिस्तान में समझौता करा दिया। लेकिन मैं जहां बात कर रहा था वो ये कि चलिए, भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। भारतीय सेना का काम है, भारतीय सेना की परंपरा है, गौरव है, वो हमेशा दुश्मन को माकूल जवाब देते हैं। अपनी जान दांव पर लगाकर वो देश की रक्षा करते हैं और उसके लिए देश का हर निवासी उनके सामने श्रद्धा से सर झुकाता है। सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप से है कि बैसरण घाटी में सुरक्षा क्यों नहीं थी, उसका जवाब नहीं मिलेगा। सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप से है, मोदी जी से है, अमित शाह जी से है और बाकी लोगों से है कि बैसरण घाटी में उस समय सुरक्षा क्यों नहीं थी, उसका जवाब नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी ने पीओके नहीं ले लिया, जवाहरलाल नेहरू ने पीओके नहीं ले लिया, कल को कहेंगे मंगल पांडे ने पीओके नहीं ले लिया, परसों को कहेंगे अकबर ने पीओके नहीं ले लिया। चले जाएंगे पीछे जहां तक जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि सत्ता में आने के 6 महीने के अंदर पीओके लेने का दावा करने वाले लोग 4 दिन की लड़ाई में ही सीज फायर क्यों कर देते हैं। अपना नहीं बताएंगे कि कितने इंच जमीन पाकिस्तान या चीन से ले पाए, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते चले जाएंगे और ट्रॉल्स को और टीवी चैनल्स को बाइट मिलती रहे, बहाना मिलता रहे, इसके लिए रोड शो करेंगे। यहां से वहां तक बड़ौदा में, यहां वहां भुज में रोड शो करेंगे, लेकिन पुंछ नहीं जाएंगे। वहां के लोगों ने बताया कि 1971 में भी पाकिस्तान ने शेलिंग की थी और शेलिंग की वजह से काफी लोगों के घरों का नुकसान हुआ था, लेकिन लोगों को रीइंबर्स किया गया था, लोगों को पैसा दिया गया था सरकार द्वारा कि आप देश के बॉर्डर पे हैं, देश के लिए आपने ये बंदूकें गोलियां झेली हैं, देश के लिए आपके घर तबाह हुए हैं, इसलिए देश आपके टूटे हुए घरों का खर्चा उठाएगा। और इंदिरा गांधी के समय में उनको पैसा दिया गया था ताकि वो अपना घर दोबारा से बनवा सकें। पुंछ के लोगों का कहना है कि इस बार हमें 1 रुपया नहीं मिला। राजीव रंजन जाने माने पत्रकार हैं, फील्ड में बहुत शानदार काम करते हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। वो गए हुए थे और वहां जम्मू के ग्रामीणों ने, आरएसपुरा सेक्टर के ग्रामीणों ने यह बात कही कि 1971 में हमें पैसा मिला था, लेकिन इस बार पैसा नहीं मिला। पैसा तो छोड़ दीजिए, हमारे मोदी जी पुंछ गए तक नहीं, राजौरी गए तक नहीं, आरएसपुरा गए तक नहीं, कश्मीर गए तक नहीं, राजस्थान के उन इलाकों में गए तक नहीं जहां शेलिंग से नुकसान हुआ था।
कहीं भी जहां नुकसान हुआ हो वहां मोदी जी नहीं गए। बैसरण घाटी के अंदर जो लोग मारे गए थे, जिन औरतों के माथे से सिंदूर चला गया था, छीन लिया गया था, उनके पास भी नहीं गए। राहुल गांधी गए। जम्मू और कश्मीर के इलाकों में उमर अब्दुल्ला गए, उस समय गए जिस समय शेलिंग चल रही थी, अभी खतरा उठा के गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी तक उन इलाकों में जाने का मौका नहीं मिला है, समय नहीं मिला है जहां इस तरह की तबाही हुई। इंतजार तो उनका मणिपुर वाले भी कर रहे हैं, कई साल से कर रहे हैं, 2 साल हो गए, आज तक मणिपुर नहीं गए। चुनाव प्रचार और चुनाव प्रचार के लिए किसी का भी इस्तेमाल, तिरंगा यात्रा निकलती है उसमें एक भी तिरंगा नहीं होता है। आरएसएस की तिरंगा यात्रा निकलती है उसमें सिर्फ भगवा झंडे होते हैं, तिरंगा होता ही नहीं है, और बैकग्राउंड में हिटलर लिखा होता है। हिटलर उन्होंने नहीं लिखवाया है। कई बार संयोग बड़ा अद्भुत हो जाता है, कोई शॉप होगी, कोई होटल या रेस्टोरेंट या कोई जगह होगी जिसका नाम हिटलर है, लेकिन वो जो तस्वीर है उसमें वो हिटलर बड़ा उभर के आ रहा है। और आप जानते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी से आरएसएस के जो शुरुआती लोग थे, मुंजे साहब वगैरह बहुत प्रभावित थे। मुंजे साहब तो गए थे इटली, मुसोलिनी का सारा इलाका देखा था, सारा काम देखा था, और उसी हिसाब से आरएसएस को लौट के बनाया था। खैर, इतिहास में नहीं जाते। तो तिरंगा यात्रा निकलती है, उसमें तिरंगा नहीं होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बैनर और पोस्टर बनते हैं, उसमें मोदी जी होते हैं, उसमें बाकी सारे लोग होते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग शहीद हो गए, जो हमारे सैनिक शहीद हो गए, उनकी तस्वीरें आपको कहीं नहीं दिखती। ऑपरेशन सिंदूर में वो जो ओवरऑल पहनकर, एयरफोर्स वाला ओवरऑल पहनकर गए थे मोदी जी, वो लड़ने नहीं गए थे, वो तो फोटोग्राफी थी, वो तो मॉडलिंग है। लड़ाई तो उन्होंने लड़ी थी जो पाकिस्तान के हमलों का सामना कर रहे थे, चाहे सीमा के इलाकों में रहने वाले भारतीय लोग हों, चाहे भारतीय सेना के जवान जो शहीद हुए, अग्निवीर जो शहीद हुए, जिनको पता नहीं कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा दिया भी जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, उनमें से किसी के घर आपको मोदी जी दिखाई नहीं देते। उनमें से किसी की तस्वीर आपको ऑपरेशन सिंदूर पर दिखाई नहीं देती है। और यह क्या बताती है? यह बताती है कि देशभक्ति का और सेना का शोर जितना भी मचा ले, लेकिन असल में दिल में एक ही इच्छा है, खुद को हीरो बनाने का और इसके नाम पर वोट हासिल करने का, इसके अलावा कुछ नहीं। और पाकिस्तान में देख लीजिए, आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल खुद को बनवा लिया। हालत यह है कि वो एक तस्वीर पेश कर रहा था शहबाज शरीफ को, जिसको बताया गया कि भारत पर पाकिस्तानी सेना के हमले की तस्वीर है। पता यह चला कि 2019 की यह तस्वीर है जो चीन की मिलिट्री की है, जिसको कई बार इस्तेमाल किया गया है। अब जरा सोच के देखिएगा, हथियार चीन से लोगे, लोन चीन से लोगे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमले की तस्वीर भी चीन से लोगे, फेक तस्वीर दिखाओगे। असली वाली तस्वीर देख लिया करो कभी कभी, जो 1971 की है, जिसमें तुम्हारी सेना ने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया था, जब तुम्हारी सेना के पैंट उतरवाए गए थे। फर्जी तस्वीर, फेक तस्वीर। खैर, फेक फील्ड मार्शल और फेक प्रधानमंत्री से और उम्मीद क्या की जा सकती है? सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ था, वो पूरी तरह से आर्मी ने पलट के शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवाया है, और जानबूझकर इमरान खान को लंबे समय से जेल में रखा हुआ है। सबको पता है कि इमरान खान को बाहर निकालकर अगर खुला चुनाव आज भी हो जाए, तो शहबाज शरीफ को अपने भाई की तरह ही भागकर लंदन जाना पड़ेगा। लेकिन फेक फील्ड मार्शल है और फेक प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फेक तस्वीर चीन की दी जा रही है। ओवैसी साहब ने अच्छा मजाक उड़ाया, कहा कि नालायक हैं, जोकर हैं ये, जो भारत से टक्कर लेना चाहते हैं। सही बात है। I think so yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. They cannot even give a proper photograph. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। नेता तो बहुत तरह का फ्रॉड करते रहते हैं दुनिया में हर जगह, लेकिन आर्मी एक ऐसी संस्था है जिससे उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा एक नियंत्रित बर्ताव करे। आपको इंडियन आर्मी से सीखना चाहिए। याद कीजिए, जब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कितने संयमित तरीके से, कितना एक एक डेटा देते हुए, बिल्कुल सही सूचना देते हुए वो बोलते थे। और खैर, पॉलिटिकल कमेंट्री तो हमारा कोई आर्मी का
बंदा करता ही नहीं है। खासतौर पे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो तो कोई पॉलिटिकल कमेंट्री करते ही नहीं है। और यहां आसिफ मुनीर चाइना की फर्जी एक तस्वीर लगाकर दिखा रहे हैं कि भारत पर आक्रमण कर दिया, उनको भी पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली। तो असदुद्दीन ओवैसी अगर उनको कह रहे हैं जोकर, तो कोई खास गलत नहीं कह रहे हैं। यहां पे यह बात कह देनी भी जरूरी होगी कि जहां विपक्ष के नेता विदेशों में जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अब भी राजनीति में लगे हुए हैं। निशिकांत दुबे विदेश में जाकर, बहरीन में जाकर, सऊदी अरबिया में जाकर सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। भारत में हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और यहां लगातार कभी इंदिरा गांधी पर, कभी किसी पर फेक न्यूज फैला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार भारत के पक्ष में और पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सुदर्शन न्यूज, जिसको मैं टीवी चैनल नहीं कहता हूं, जो प्रोपेगेंडा चैनल है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के मीम चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में घटिया बातें की जा रही हैं। सारी दुनिया को कहा जा रहा है कि यहां पर हिंदू मुस्लिम सब एक रहते हैं। और हकीकत है कि जिस समय यह लड़ाई चल रही थी, लड़ाई जैसे हालात बने हुए थे, उस समय देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ खड़ा हो गया था। और उसके बाद क्या होता है, अलीगढ़ में 4 मुस्लिम जो लीगल ट्रेडर्स हैं मांस के, उनको पकड़ के मारा जाता है, क्योंकि वो फिरौती देने से, चौथ देने से मना कर देते हैं। और लगातार मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश की जाती है। हुआ यही है कि मोदी जी से लेकर नीचे तक 2 चेहरे रखने की रवायत बन गई है। दुनिया के सामने जाओ तो कहो कि मैं बुद्ध और गांधी के देश से आया हूं, देश के अंदर रहो तो सावरकर की बात बढ़ाओ, जब दुनिया के सामने बयान दो तो कहो हम सब एक हैं, देश में आओ तो कहो कपड़ों से पहचान लेते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे रेल मंत्री हमारे वैष्णव साहब हो, चाहे जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हो, करियर डिप्लोमैट है, लेकिन राजनीति के चलते इनको ऐसा बना दिया गया है कि ये अपनी ही कार्बन कॉपी नहीं लगते, लगता है कि अपने ही स्केचेज है। मैं ज्यादा हार्श शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये लोग खुद बैठकर अपने इंटरव्यूज देखेंगे या अपने भाषण देखेंगे तो इनको शर्म आएगी कि हम क्या थे और राजनीति के चक्कर में क्या बन गए। और सबसे बुरा यह है कि इस राजनीति के लिए जब ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है तो वाकई बहुत दर्द होता है। आप सोचिए, अगर ऑपरेशन सिंदूर की पोस्टर लग रही है तो उस पर किसकी तस्वीर होनी चाहिए? पॉलिटिकल नेताओं की, मोदी जी की, अमित शाह की, या फिर उन जवानों की जो देश को बचाने के लिए शहीद हो गए? बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको क्या लगता है, किसकी तस्वीर नीचे होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि आर्मी का उपयोग अपनी राजनीति के लिए करना सही है? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट में। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी मदद करना चाहते हो तो 3 रुपए रोज से भी कम पर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ये सब इसलिए कि आपकी ताकत ही हमारी ताकत है। आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।